अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आप तमाम लिसनर को खुशामदीद। आज का हमारा जो ये कहते हैं टॉपिक है वो है नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, कि वो ये जाने कि नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क में हमारे पास जो है वो 5 क्या कहते हैं इसके अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं, या 5 हम इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आता है एडुकेट न्यूट्रिशन। अच्छा, पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क है क्या। नर्चरिंग से मुराद क्या है? निगहदाश्त, किसी भी बच्चे की जो है वो निगहदाश्त करना, उसका ख्याल रखना। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं कहते हैं नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क की, तो इसके अंदर जो 5 कंपोनेंट हैं ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करें, बच्चे की जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए आपने नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क को लाजमी जो है वो अडॉप्ट करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एडुकेट न्यूट्रिशन, यानी बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा देना, उसको ऐसी ग़िज़ा देना जो कि उसके लिए क्या हो, मुनासिब। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं एडुकेट न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे सिर्फ हम चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम मटरनल की भी बात करते हैं कि जो मदर है, जो प्रेग्नेंट है वो, और प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि 2 साल तक बच्चा जो है वो माँ से लिंक करता है, माँ का दूध पीता है, माँ के साथ वो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मदर की जो हेल्थ है वो अच्छी हो और वो अच्छे तरीके से जो है वो उस अनबॉर्न बेबी की जो है वो हिफाजत कर सके, अनबॉर्न बेबी को वो तमाम ग़िज़ा पहुँचा सके जो कि उसके लिए ड्यूरिंग जो है वो डेवलपमेंट बच्चे के लिए ज़रूरी है। बर्थ के बाद भी जो है वो माँ की न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा होता है, एक यंग चाइल्ड को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का जो ख्याल है वो माँ ने रखना है, माँ ने दूध पिलाना है, तो माँ जिस तरीके से ग़िज़ा लेगी, माँ जिस तरीके से जो है वो अपना ख्याल रखेगी, माँ की जिस तरीके से न्यूट्रिशन यहाँ पे अच्छी होगी, उस हिसाब से जो है वो बच्चा भी क्या करेगा, उससे अटैच होगा, दूध पी रहा होगा, तो उसका असर बच्चे के ऊपर लाजमी होगा। फिर सेकंड कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आता है गुड हेल्थ की, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रिशन जहाँ पे है वहाँ पे हेल्थ भी होगी, जैसे बात है। तो यहाँ पे हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो केयर गिवर्स और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। केयर गिवर्स कौन कौन होते हैं? जो बच्चे के इर्द गिर्द रहते हैं, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली के अंदर जो कोई भी रहता है, फादर मदर के अलावा, वो तमाम लोग बच्चे के केयर गिवर्स में आते हैं। और यहाँ पे केयर गिवर्स और चाइल्ड दोनों की हेल्थ की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि बच्चों की या जो केयर गिवर्स हैं उनकी जस्ट फिज़िकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी क्या करेगी, बच्चे की केयर के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। अगर घर में जो है वो एडल्ट्स हैं, उनके मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसका असर बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की और केयर गिवर्स की ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ उनकी अच्छी हो, बल्कि साथ ही साथ में उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे की परवरिश में कोई असर ना पड़े। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। केयर गिविंग तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि ये बताता है कि पेरेंट्स के अंदर, जो केयर गिवर्स हैं, उनके अंदर ये जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों की सिग्नल्स को समझ सके, ठीक है। बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, बच्चा जो है वो नहीं उठ रहा, या जो भी इश्यूज़ हैं वो उसको समझ सके, और साथ ही साथ में टाइमली उन मसले को, उसके नीड्स को, बच्चे की नीड्स को जो है वो रिजॉल्व कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल इस तरीके से कि बच्चा जो है वो रो रहा है, ठीक है ना, माँ जो है वो अपने सारे काम करके बर्तन धोए, कपड़े धोए, ठीक है, अपना सारा काम करने के बाद फिर उस बच्चे को जाके जो है ना वो देख रही है, ठीक है। या कुछ पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि वो
समझ नहीं पाते हैं, स्पेशली जो यंग पेरेंट्स होते हैं, जो न्यूली क्या कहते हैं पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बड़ा इशू होता है बच्चे के सिग्नल्स को समझना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो बच्चे के सिग्नल्स को समझे, ना सिर्फ समझे बल्कि उनका इमीडिएटली उसी वक्त जो है वो क्या कहते हैं उसकी केयर करें, उसका रिस्पॉन्ड करें। और रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग को जो है वो एक तरीके से बहुत क्या कहते हैं फाउंडेशनल कंपोनेंट कहा गया है, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग नहीं होगी, जो नर्चरिंग केयर के जो बाकी के 4 कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। अगर रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग नहीं होगी तो जैसे बात है, बच्चे को कैसे आप हेल्दी फूड दे सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग नहीं होगी तो आप किस तरीके से जो है वो बच्चे के हेल्थ का ख्याल रखेंगे। आप कैसे पता चलेगा कि बच्चा बीमार है और आपके पास जो है वो बच्चे को कब आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, वो तमाम चीज़ें आपके जहन में नहीं होगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ये फाउंडेशनल कंपोनेंट है बाकी के 4 क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चौथा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ECCE के अंदर हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे के लिए सेफ़ एंड सिक्योर माहौल जो है वो इन बच्चे के लिए रखें। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे को जो है लोगों से बचा रहे हैं। आप इस चीज़ से है कि भाई आजकल की जो हमारे माहौल के अंदर अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो हम जैसे उससे बचा के रखेंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि घर के अंदर जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए जिस तरीके से एक बच्चे के लिए ज़रूरत है, ठीक है। फिज़िकल डेंजर से आपने बचाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। बच्चे को आपने जो है वो इमोशनल स्ट्रेस से बचाना है। बच्चा रो रहा है, इतना रो रहा है कि आप बच्चा बेचारा जो हलकान हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स को परवाह ही नहीं, पेरेंट्स को अपने काम की फिक्र है, ठीक है। बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आप अपने काम में मसरूफ़, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। तो ये तमाम चीज़ें बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर असर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चे का हर तरीके से ख्याल रखना, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल रिस्क हो, इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आता है वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्ली लर्निंग है कि आपने अपने बच्चे को ऐसे मौके देने हैं जहाँ पे आपका बच्चा क्या करे, चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करे, लोगों के साथ करे, उसको अच्छी जगह मिले, उसको जो है वो खिलौने मिले, उसको अच्छा माहौल मिले जहाँ पे वो स्टिमुलेट कर सके, ठीक है ना। क्योंकि अर्ली लर्निंग में बच्चा जब तक किसी चीज़ को छूता नहीं है, जब तक किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होती। तो बच्चे के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी उसको कोई चीज़ नज़र आती है तो वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें बच्चा इसलिए करता है क्योंकि कुदरती तौर पे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को छू कर जानना चाहता है। जिस तरह हमारे यहाँ एक आदत होती है कि अगर लेडीज़ जो है वो कपड़े ख़रीदने जाएं और वो सिर्फ देख के उस कपड़े से जब मुतमईन नहीं होती, बल्कि वो क्या करती हैं, कपड़ा मंगवाती हैं, हाथ में लेती हैं, आगे पीछे वो देखती हैं, फिर तसल्ली करती हैं, फिर उसको पसंद आता है। तो बच्चे के अंदर भी ये एबिलिटी होती है, बच्चे के अंदर भी ये चीज़ होती है कि वो जब तक चीज़ों को छूता नहीं है, अपने पास नहीं रखता, अपने हाथों में नहीं रखता, वो उसके बारे में जान नहीं सकता। और ये एक तरीके से समझ लें कि कुदरती तौर पर एक बच्चे को दिया हुआ है अमल कि जहाँ पे वो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से अपने माहौल के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में क्या करता है वो समझता है। और यही बच्चों के लिए जो है वो वालिदैन ने फ़राहम करना है, अच्छे स्कूल में भेजना है, घर के अंदर उसको ऐसा माहौल देना है, उसको जिस तरह हमने कुछ कहते हैं फैमिलीज़ के अंदर हमने देखा कि बच्चों को टाइटली बांध के रख दिया जाता है, जो बेचारे 3 महीने 4 महीने के बच्चे होते हैं, और ये कहा जाता है बच्चों के पैर सीधे करने हैं या बच्चा ये कर लेगा, वॉकर्स में हम बिठा देते हैं, ठीक है। तो वॉकर्स पे जब हम बिठाते हैं तो हमारे बच्चे का जो एक डोमेन है जो घुटनों से चलने वाला होता है, क्रॉलिंग, वो बच्चे का रह जाता है, ठीक है। तो वॉकर्स में सख्ती से मना किया जाता है,
ठीक है ना। बच्चों को बांध के नहीं रखना, झूले में नहीं रखना हमेशा। बच्चे को आपने सबसे पहले सेफ्टी माहौल देना है, ऐसा आपने कमरा देना है जहाँ पे बच्चे के नुकसान वाली चीज़ें ना हो। फिर आपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ देना है ताकि बच्चा आराम से वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और उसके बारे में जान सके और लर्न कर सके, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जो है वो कहते हैं नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क उन्होंने जो है चाइल्ड राइट्स के अंदर, इसके अंदर चाइल्ड राइट्स के अंदर रखा गया है। चाइल्ड राइट्स के तौर पे इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि हर बच्चा जो है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और आप मुझसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट्स में लाजमी लिखें। अगर कोई आप जो है न्यू टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहते हैं कि उसको इस चैनल पे हम शामिल करें, तो उसके हवाले से भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो काइंडली शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।